हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है अनुसूची 5 और 6। आज की वीडियो में हम इन दोनों अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही इनसे संबंधित कौन सा आर्टिकल है ये भी जानेंगे, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इसके साथ ही अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं तो आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आप हमसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं या फिर आप कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम जितने भी मेजर एक्ट हैं वो सब केस लॉ के साथ डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में क्योंकि हम अनुसूची 5 और 6 के बारे में जानेंगे, इसलिए पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन जानेंगे, उसके बाद इन दोनों को डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि भारतीय संविधान में पहले कितनी अनुसूचियाँ थी, जो बढ़कर अब 12 हो गई हैं। तो संविधान में देखिए पहले 9 अनुसूचियाँ थी, लेकिन अब क्योंकि हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं तो इसमें जो 3 अनुसूचियाँ थी 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये अलग अलग संशोधनों से संविधान में जोड़ी गई है। 10वीं अनुसूची 52वें संवैधानिक संशोधन से, 11वीं अनुसूची 73rd जो 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, और 12वीं अनुसूची 74वें संवैधानिक संशोधन से संविधान में जोड़ी गई है। हालांकि सभी अनुसूचियों पर मैंने एक ही वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। उसमें आपको संविधान की सारी अनुसूचियाँ पूरी मिल जाएंगी। लेकिन जो अनुसूची 5 और 6 है, इसके बारे में स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, इसलिए मुझे लगा कि अलग से इस पर वीडियो बनाना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आर्टिकल 244, क्योंकि अनुसूची के बारे में जानने से पहले इस आर्टिकल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। यही अनुच्छेद है जो इन दोनों से मतलब डील करता है एक तरीके से। तो अनुच्छेद 244 का उपबंध भारतीय संविधान के देखिए भाग 10 में किया गया है, जिसका शीर्षक है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। इसका ये टाइटल है इस भाग का, और इस भाग में 2 अनुच्छेद दिए गए हैं, 244 और 244A। इसमें सिर्फ 2 ही आर्टिकल जो हैं वो आपको मिलेंगे। अनुच्छेद 244 क्या कहता है? अनुच्छेद 244 कहता है कि अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में, कि इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे चलेगा। तो इस अनुच्छेद के अनुसार 5वीं अनुसूची के जो उपबंध हैं, मतलब 5वीं अनुसूची के जितने भी प्रावधान हैं, वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 स्टेट ऐसे हैं जिन स्टेट से अलग जो भी राज्य हैं उनमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के लिए लागू होंगे। यानी इस आर्टिकल का जो पहला पॉइंट है वो ये कहता है कि इन चारों स्टेट को छोड़कर बाकी के जितने भी स्टेट हैं इंडिया में, वहाँ के जो भी शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं या जो भी शेड्यूल्ड कास्ट वगैरह है, उनका जो प्रशासन है, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके जो प्रावधान हैं उस पर कौन से प्रावधान लागू होंगे? उस पर प्रावधान लागू होंगे 5वीं अनुसूची के। 5वीं अनुसूची जो बनाई गई है वो इन 4 स्टेट को छोड़कर इंडिया के बाकी स्टेट्स के लिए बनाई गई है। वो भी कैसे स्टेट के लिए? जहाँ पे शेड्यूल्ड एरियाज़ हों या फिर शेड्यूल्ड कास्ट वो ट्राइब्स हों। ठीक है ना, जनजाति की बात हुई है, जाति की बात नहीं हुई है। इसके बाद 6ठी अनुसूची क्या कहती है? इसके जो उपबंध हैं, इसी का आर्टिकल का दूसरा पॉइंट ये कहता है कि 6ठी अनुसूची के जो उपबंध है, ये बात कर रहा है 6ठी अनुसूची की। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जो जनजाति क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के उपबंध जो हैं वो 6ठी अनुसूची के लागू होंगे। यानी कि 5वीं अनुसूची बनाई गई है 4 स्टेट को छोड़ के बाकी स्टेट के जनजाति क्षेत्रों के लिए, और जो 6ठी अनुसूची बनाई गई है इन अलग से 4 स्टेट के लिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। चारों का नाम ध्यान रखना है, एग्जाम में पहले भी आया हुआ है कि कौन से 4 स्टेट हैं जिनके बारे में अलग से 6ठी अनुसूची में प्रावधान किए गए हैं। तो 4 स्टेट एक तरीके से हमें रट ही लेने हैं। इसके बाद बात करते हैं 5वीं अनुसूची की। 5वीं अनुसूची जो है देखिए, अब जैसे कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 244 के खंड 1 से संबंधित है, क्योंकि खंड 1 में ही ये बात कही गई है कि 5वीं अनुसूची के उपबंध उन 4 स्टेट को छोड़ के बाकी के जो स्टेट हैं उनके जो शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं या शेड्यूल्ड जो ट्राइब्स हैं वहाँ के प्रशासन से संबंधित है। तो ये जो अनुसूची है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में उपबंध करती है। इसके अलावा 5वीं अनुसूची में क्या कहा गया है? एक जनजाति सलाहकार परिषद के बारे में प्रावधान किया गया है कि कैसे ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल एक बनाई जाएगी, जिसके अकॉर्डिंग ऐसे हर राज्य में जिनमें अनुसूचित क्षेत्र हैं, यानी जहाँ पे शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं, वहाँ पे राष्ट्रपति अगर निर्देश देते हैं तो किसी ऐसे राज्य में भी जिनमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स नहीं रहती हैं वहाँ, लेकिन शेड्यूल्ड
एरियाज़ नहीं हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा एरिया है उन 4 स्टेट को छोड़ के बाकी के स्टेट में जहाँ पर शेड्यूल ट्राइब्स ना भी रहती हों, लेकिन क्या करेंगे प्रेसिडेंट अपने निर्देश के द्वारा उस क्षेत्र को शेड्यूल्ड एरिया जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति को यहाँ पे पावर दी गई है कि वो ऐसे किसी स्टेट में भी जहाँ पे आपकी शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहती हैं, अनुसूचित जनजातियाँ रहती हैं, भले ही वो एरिया शेड्यूल्ड एरिया ना हो, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, वो उनके बारे में प्रावधान किया जाएगा और एक जनजाति सलाहकार परिषद वहाँ पे स्थापित की जाएगी। जनजाति सलाहकार परिषद इनके बारे में जो भी सलाह वगैरह देने के लिए जो काउंसिल बनाई जाती है वो ऐसे एरिया लिए भी बनाई जा सकती है जहाँ पे भले ही जो अनुसूचित क्षेत्र ना हो लेकिन अनुसूचित जनजातियाँ रहती हों। ठीक है ना, आप इसे इंग्लिश में पढ़ सकते हैं ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल। इसे हिंदी में जनजातीय सलाहकार परिषद और इंग्लिश में ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल के बारे में प्रावधान जो है वो किया गया है। इस परिषद में सदस्य कितने होंगे जो काउंसिल बनाई जाएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 20 सदस्य होंगे, जिसमें से जो 3/4 सदस्य हैं, है ना, 3/4 जो मेंबर्स हैं वो विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के ही प्रतिनिधि होंगे। यानी उस स्टेट की विधानसभा में जितने भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उसमें से 3/4 जो है वहाँ से लिए जाएंगे। परिषद की ड्यूटीज़ क्या क्या हैं अब ये बतानी पड़ेगी कि वो उस राज्य के अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उनकी उन्नति से संबंधित ऐसे विषयों पर सलाह दें जो उनको राज्यपाल के द्वारा सौंपे जाएं। तो कोई भी ऐसा विषय जो अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से, उनकी उन्नति, उनके प्रोग्रेस से रिलेटेड है, ऐसे विषयों पर वो सलाह उनको देनी होती है जो उनको गवर्नर सौंपते हैं। इसके अलावा इस अनुसूची में ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति आदेश के द्वारा किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है और ये भी निर्देश दे सकता है कि कोई भी संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र या उसका कोई भाग अब अनुसूचित क्षेत्र का भाग नहीं है। जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया था कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि कोई भी एरिया को वो शेड्यूल्ड एरिया भी घोषित कर सकते हैं और उसको वहाँ से निकाल भी सकते हैं, उस एरिया को, है ना, कि वो शेड्यूल्ड एरिया नहीं है, उसमें से कोई भाग निकाल भी सकते हैं। इसके बाद किसी भी स्टेट के अनुसूचित क्षेत्र को उस स्टेट के राज्यपाल के परामर्श से बढ़ा भी सकते हैं। कौन? प्रेसिडेंट बढ़ा सकता है, लेकिन किसकी परमिशन से, किससे परामर्श करके? उस स्टेट के गवर्नर से परामर्श करके। या फिर किसी अनुसूचित क्षेत्र की सीमाओं में भी परिवर्तन किया जा सकता है ना, उसकी बाउंड्रीज में कोई चेंज करना हो तो वो भी किया जा सकता है। ये तो बात थी उन स्टेट की जहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहती हैं, बट वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से अलग होने चाहिए, है ना, वे वाले स्टेट ना हो। अब बात करते हैं छठी अनुसूची की। छठी अनुसूची अनुच्छेद 244 के खंड 2 से संबंधित है। जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि उसका जो दूसरा खंड था, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो उसमें साफ लिखा है कि छठी अनुसूची के जो प्रावधान है वो इन चारों राज्यों के, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अनुसूचित जनजाति के संबंध में, उनके प्रशासन के संबंध में लागू होंगे। अब ये जो अनुसूची है ये 4 राज्यों के संबंध में प्रावधान करती है और इस अनुसूची के द्वारा पूर्वोत्तर के चारों राज्यों में एक स्वायत्त जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान है। वहाँ पे कैसी परिषद थी? जिला वाली, है ना, एडवाइजरी वाली काउंसिल थी वहाँ पे। यहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, यानी कि स्वायत्त अपने आप चलने वाली जिला परिषद, है ना। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बारे में यहाँ पर प्रावधान किया गया है इन चारों स्टेट के। इन राज्यों के अंदर जिलों को क्या क्या दिया गया है? देखिए, विधायी, प्रशासनिक, न्यायिक स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी, उन्हें अपनी ऑटोनॉमी दी गई है। राज्यपाल को ये पावर दी गई है कि वो इन जिलों की सीमा को घटा सकता है, बढ़ा सकता है, परिवर्तन कर सकता है और साथ ही स्वायत्त जिले में एक स्वायत्त जिला परिषद की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है। तो इनको एक तरीके से स्पेशल दर्जा दिया गया है चारों स्टेट को। अगर यहाँ के सदस्यों की बात करें तो 5 साल के कार्यकाल वाली एक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं। परिषद की अगर शक्ति की बात करें तो परिषद को भूमि, जंगल, पानी, खेती, स्वास्थ्य, स्वच्छता, ग्राम, नगर स्तर की पुलिस, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज, खनन, जो माइनिंग वगैरह होती है, आदि से संबंधित मामलों में नियम बनाने की शक्ति है। तो ये सारी पावर परिषद के पास होंगी। एक तरीके से अगर हम देखें तो चारों स्टेट के पास, जो अदर स्टेट हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के इंडिया के, वो ज़्यादा पावर दी गई है क्योंकि इनके पास अपना खुद का जिला परिषद बनाने की स्थापना का इनको शक्ति दी गई है। एक ऑटोनोमस ये अपना काउंसिल बना सकती हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने जाना कि दोनों शेड्यूल्ड में क्या अंतर है, ठीक है ना। और आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो भले ही छोटा हो लेकिन आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि कौन सी अनुसूची किसके बारे में बात करती है। अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं तो आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हमसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं या फिर आप कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं।
इसके अलावा वीडियो को अगर आपने लाइक किया है या ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसको, और साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम जितने भी मेजर एक्ट है, जैसा कि मैंने बताया, केस लॉ के साथ सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। काफ़ी आपके लिए वीडियो जो है आने वाली वो हेल्पफुल होने वाली है।